मोहिनी के 3 बेटे थे। पति खूब अच्छा कमाता और बड़े घर के ऐश सब था मोहिनी के जीवन में। लेकिन एक चीज जो नहीं थी वो थी सुकून। मेरी बहन और मेरा भाई दोनों गरीब, लेकिन मैं मेरे पास तो नोट की बरसात है। तभी मोहिनी की बहन बीना उसके दरवाजे आ जाती है। अरे मोहिनी, कैसी है? मेरे घर में ना सिलेंडर खत्म हो गया है। तेरे पास तो इतने पैसे हैं, भरवा देना मेरा सिलेंडर। पैसे जैसे ही आ जाएंगे मैं दे दूंगी। तभी मोहिनी का पति राकेश आ जाता है। क्या है बिना, ये अपने घर की परेशानी हम लोगों के घर ना गाया करो। तुम्हारी बहन को तुम लोगों पर तरस आ जाता है और वो पैसे देने लग जाती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ जीजा जी, नहीं, मैं तो वो बस अच्छा मैं चलती हूँ। वीना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अच्छा किया जो आपने सुना दिया। अरे न जाने क्या सोचकर मेरे घर आ जाती है कि जैसे यहाँ तो भंडारा भरा है। अरे कितना तो दे दिया। अच्छा जी, जरा 1000 तो देना। वो बिन्नी दीदी है ना, उनके घर जा रही हूँ। उनका पोता हुआ है तो मुंह दिखाई दे दूंगी। हाँ, उन लोगों के आगे तो शो ऑफ किया करो। वो खुद को बड़ा अमीर शो करते हैं ना, दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। हाँ जी, इसी के लिए तो जा रही हूँ। मोहिनी तैयार होकर अपनी बुआ की बेटी के घर जाती है, जहाँ उसके पोते का कार्यक्रम चल रहा होता है। वहाँ वीना भी आई होती है। अरे वीना, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? तेरे घर पर गैस नहीं है तो वो भरा लेती। क्या करूं मोहिनी, बुआ को बुरा लग जाता नहीं जाती तो। वैसे मेरे पास एक जोड़ा बच्चे का कपड़ा रखा था, वही अपनी चांदी के पायल के साथ देने जा रही हूँ। घर पर गैस थी नहीं, सोचा परिवार यहीं खाना खा लेगा, बाकी सुबह का सुबह देखा जाएगा। मोहिनी को बहन पर दया आ जाती है। वो पर्स से 1000 रुपए निकाल कर दे देती है। ले वीना, लेकिन पैसे वापस कर देना, तेरे जीजाजी हिसाब लेते हैं। मोहिनी भी क्या करती, गरीबी में बहन का सहारा ही उसके जीवन जीने का आधार था। फिर एक रोज, सुनिए, भाई के घर बेटी हुई है, मुझे माँ के पास जाना होगा। अरे उस घर में ना कूलर है ना एसी, कैसे रहोगी तुम? हाँ, वही सोच रही हूँ कि अकेली जाऊं, बच्चों को साथ ना ले जाऊं। चली जाओ, लेकिन ये जो तुम अपने गरीब परिवार से मिलने चली जाती हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैं भी कैसे मैनेज करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। मोहिनी भाई भाभी के घर आती है। मोहिनी, कैसे आना हुआ? तू यहाँ हम लोगों के घर रह लेगी या फिर किसी होटल में रहेगी? क्या हो गया है माँ? मोहिनी को क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप? अरे तू नहीं जानती अपनी ननद को, पैसे वाली है ना, तो ऐड कुछ ज्यादा ही है। मोहिनी को माँ की बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि माँ उसे जली कटी सुना रही है। वो भाभी की बच्ची के साथ लेन देन करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ, क्यों आप मोहिनी को इतनी सारी बातें सुनाती हो? भाई का बेटा बोल पड़ता है। माँ, क्योंकि दादी जानती है कि बुआ के अंदर घमंड है। सही बोल रहा है मोहन। बहू भले तुझे ना दिखता हो, लेकिन मुझे और मोहन को दिखता है कि वो कितनी घमंडी है। मोहिनी मायके आती है, जहाँ गरीबी के कारण चीजें कम होती हैं। इस मोहन के बच्चे को काम पर लगा दो ना, किसी दुकान या किसी होटल में। बर्तन धो लिया करेगा, कम से कम 4 पैसे और आएंगे घर में। देख मोहिनी, माना तेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे भाई के दिन इतने भी बुरे नहीं चल रहे कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई रुकवा कर उससे बर्तन धुलवाए। मोहन माँ की ओर देखता है, जैसे आंखों से बोल रहा हो, देख लिया बुआ का हाल। हाँ मोहिनी, बात तो सही है, लेकिन अभी मोहन को पढ़ना है। आखिर तुम भी तो अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही हो ना। मेरे बेटों से कैसे कंपेयर कर सकती हैं आप? अरे वो तो कलेक्टर बनेंगे। हाँ, कल को वो मोहन को नौकरी में रख लेंगे, क्यों? मोहिनी कुछ दिन और रहकर चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतता है। मोहन बड़ा होता है और कड़ी मेहनत से सफल भी हो जाता है।
मोहिनी, माँ के जाने के बाद तो तुमने भाई भाभी के घर जाना छोड़ ही दिया, क्यों? वो क्या है ना, उन लोगों का घर छोटा है, मेरे बच्चे जाना ही नहीं चाहते। पर तुझे क्यों अचानक मायके की बात याद आ गई? यार मेरा तो मायका है, भाई भाभी है, मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, क्योंकि तुझे आदत है ना ऐसे छोटे से घर में और कम पैसे में रहने की। वैसे क्या खबर है आजकल मायके की अपने? अब वो घर छोटा और कम पैसे का नहीं रहा, क्योंकि मोहन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। फिर क्या? मोहिनी भाभी को फोन करती है। मोहन किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर हो गया है क्या भाभी? क्या ये सच है? हाँ मोहिनी दीदी, अब तो हम लोगों के गरीबी के दिन कट गए। आपके भाई ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हम लोगों का बेटा इतना अच्छा कमा रहा है। देख लो भाभी, पहले भी आपने कई गलतियां की थी, आप थोड़ा संभल कर चलना। भाभी को मोहिनी की बात समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाहती है। फिर एक दिन वीना मोहिनी से कहती है, मोहिनी, हमारा भतीजा मोहन अच्छा कमा रहा है, क्यों ना मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए उससे बात करूं? अरे बुआ का बेटा है, ये सोचकर मदद तो करेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, उसके बुरे दिन में तो हम भी खड़े थे। मोहन को वीना फोन करती है और अपने बेटे की मदद करने की बात करती है। हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, आप सिद्धार्थ को भेज दें, मैं अपनी ही कंपनी में उसकी नौकरी करवा देता हूँ। दिन बीतते हैं, अब वीना के हालात भी अच्छे हो जाते हैं। क्या बात है वीना, तूने भी कार ले ली, वो भी इतनी अच्छी? हाँ मोहिनी, अपने भतीजे के कारण तो हम लोगों के दिन अच्छे हो गए। उसने सिद्धार्थ की नौकरी लगवा दी है, वो भी शानदार। ठीक है, लेकिन पैसे ख्याल से खर्च करना। वो क्या है ना, पैसे आने आसान है लेकिन संभालने मुश्किल। मोहिनी घर पर अपने पति से बात करती है। देखो ना, सबके पास पैसे हैं, एक वक्त था जब मैं ही अमीर हुआ करती थी। लगता है कि ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी, मेरी नौकरी को कुछ साल ही बचे हैं और तुम्हारे दोनों लड़के निकम्मे हैं। उन लोगों को बोलो ना कि नौकरी करे। तभी वहाँ मोहिनी के बेटे भी आ जाते हैं। अरे हमें क्या मोहन समझा है जो दिन रात गधे की तरह काम करते रहे? खैर, दिन फिरते हैं और मोहिनी के पति की नौकरी भी खत्म हो जाती है। मोहिनी क्या करे, थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है। तो क्या करे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मोहन को बोलो ना कि वो इन दोनों के लिए नौकरी देखे, जैसे सिद्धार्थ के लिए नौकरी देखी है। मोहिनी क्या कहती, उसे अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी से मोहन को नौकर बनने की सलाह दी थी। क्या हो गया, क्या सोच रही हो मोहिनी? यही कि वक्त कभी भी किसी का भी पलट सकता है, ऊपर वाले से डर कर रहना चाहिए। देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई है हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूं मैं, तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है, अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपये की सब्जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना,
मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। हाँ। फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है। उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बना कर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मच्छी सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतजाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की जरूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फ़ोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकालकर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह के ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना? तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई।
ला, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।